हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, बेसिकली हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसके हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक, तो हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट कर दी थी। और उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया, एक तो ये क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। इतनी बात तो क्लियर थी सबको, ठीक है। फिर हमने बताया कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेसिकली एक स्पेसिफिक पैथोजन, और उस पैथोजन को क्या कहा जाता है, एंटीजन, उसके खिलाफ बनती है। मान लो कि वो एंटीजन जब आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम आता है तो आपकी बॉडी एक स्लो सा रिस्पॉन्स दिखाती है, जिसका इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी कम होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और अब हमारी बॉडी ने क्या किया, उसके खिलाफ जो है मेमोरी बना ली, उस एंटीजन को या उस पैथोजन को अब हमारी बॉडी याद रखेगी। और अब मान लो कि वो एंटीजन फिर से आएगा तो आपका क्या बनेगा बेटा, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, दैट विल बी ऑफ हाई इंटेंसिटी, बहुत खतरनाक वाला होगा। तो जैसे ही एंटीजन आया हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो हम बीमार इस बार नहीं होंगे। ठीक, अब ये होता कैसे है, तो हमने आपको बताया कि बोन मैरो जो है आपका, जो भी आपका ये रिस्पॉन्स होते, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो आपकी होती है विद द हेल्प ऑफ द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अब 2 टाइप की हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है आपकी बनती कहाँ से है बेटा, ये बनती है बोन मैरो से। कौन से बोन मैरो से, रेड बोन मैरो से। वहां पर क्या होते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, जिसके अंदर आपके कौन से होते हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं। वहां से अल्टीमेटली आपकी बी और टी लिम्फोसाइट्स बनती है। फिर हमने बताया कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर अब मैच्योर हो गई है, बोन मैरो में पूरा बी सेल बन गया। अब वो जो बी सेल है उसको कोई एंटीजन बाहर से जो पैथोजन मिला उससे आके अटैच हुआ, तो वो डिफ्रेंशिएट करती है और वो क्या बनाती है, मेमोरी सेल, एक याददाश्त बना ली, दैट विल बी द मेमोरी सेल। और दूसरा वो बनाती है प्लाज्मा सेल। वो प्लाज्मा सेल क्या करते, देखो भी पहली बार एंटीजन आया तब भी हमारी बॉडी तो उनके खिलाफ फाइट करेगी ना, चाहे धीरे धीरे करे बट करेगी, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडी बनाते हैं और वो एंटीबॉडी हमें फाइट करने में हेल्प करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि जो प्राइमरी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैंने आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताया बेटा, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमने की। फिर उसमें से आप 2 एंटीबॉडी याद रखो अब, IgM एंड IgG। तो जब आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तब जब आप वो उस टाइम पे जो आपकी एंटीबॉडी मेनली जो काम करती है दैट इज IgM, ठीक है। और जब सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मेमोरी सेल्स जो हैं वो अल्टीमेटली क्या बनवाती हैं, वो करवाते हैं IgG। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, IgM। और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज IgG। अब क्योंकि ये जो पूरा रिस्पॉन्स है ये एंटीबॉडीज के थ्रू हो रहा है, और एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होंगी, ब्लड में। सो दिस इम्यूनिटी, दिस टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू जो आपको इम्यूनिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड एज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो हम आज मेन करेंगे। बट उससे पहले एक जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं ताकि आपके माइंड में थोड़ा वो सेट रहे, ठीक है। चलो, तो बेटा ये वाली जो आपकी एक्स एक्सिस है इट इज रिप्रेजेंटिंग द डेज, ठीक है। ये कौन सी होती है, ऐसे वाली एक्स एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस है आपकी इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटीबॉडी टाइटर, मींस कितनी एंटीबॉडी बनी है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटीबॉडी टाइटर, या यूं कह लो लेवल ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि मान लो ये 0 डे था, ठीक है। ये डे क्या था, 0 था, जब आपके पास कोई इन्फेक्शन नहीं था, या यूं कह लो अभी आपका जो पैथोजन है वो आने वाला है, ठीक है। पैथोजन जो क्या है वो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम मान लो पैथोजन आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14, 28,
42, 56 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब जब इन्फेक्शन है ही नहीं, कोई एंटीजन आया ही नहीं, तो एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी। तो आप क्या कह सकते हो, अभी तो बहुत कम है 0.1, देन हो जाएगी 1, फिर 10, 100, 1000, 10, 100, और यहाँ आप कह सकते हो कि इट इज 1000। इसको रब करते हैं। ठीक है, सो 0.1, 1, 10, 100 एंड 1000। अब हम देखते हैं, मान लो कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, अभी फर्स्ट टाइम जो है किसी को इन्फेक्शन हुआ है या उसकी बॉडी में अभी एंटीजन आया है। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा रिस्पॉन्स आने वाला है बेटा? उस टाइम पे जो आपका रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। वो कौन सा होगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि कुछ कुछ ऐसे होगा, देन फिर हो जाएगा। और मान लो सेकेंड टाइम पे ये आया, एक मिनट, हम बोल देते हैं ये जो है आपका, दिस इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड दिस वन इज द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा? आईजीएम। सो जो ये पिंक वाला पोर्शन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग आईजीएम। ठीक है, तो जब आपको पहली बार किसी भी एंटीजन या पैथोजन से इन्फेक्शन हुआ तो आपकी जो एंटीबॉडी बनती है, देखिए धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ा है। धीरे धीरे क्या हुआ उसका लेवल, जस्ट आप यहीं पे रहो, अभी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो उसका लेवल बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इट इज आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी अभी यहाँ पर काम करने वाली है? आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है, अब मान लो और दूसरी एंटीबॉडी, अब ऐसा नहीं है कि आईजीजी बिल्कुल बनती नहीं है, बट बात है यहाँ पर लेवल की। ठीक है, बात किसकी है यहाँ पर? लेवल की, कि किसका कितना लेवल होगा। अब हम बात करते हैं कि आईजीजी एंटीबॉडी जो है उसका लेवल कैसे वेरी करेगा। एक मिनट, इसको रब कर देते हैं। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, इस बात को समझ रहे हो? तो क्या हुआ है बेटा? आईजीजी, या यूं इसको इस तरफ से हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक मिनट रुको, इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लो कि धीरे धीरे वो बढ़ी थी, बट जब सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तब तो बहुत ज्यादा हुई। अब यहां पर देखो, ये क्या है बेटा? दिस इज रिप्रेजेंटिंग आईजीजी, और ये जो पिंक वाली है इट इज रिप्रेजेंटिंग आईजीएम। ये मैंने लिख दिया है। अब आपको एक चीज समझनी है, हमने बोला कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जो है आईजीएम ज्यादा होती है। देखो सबसे पहले जैसे ही एंटीजन यहां पर आया होगा, सबसे पहले कौन सी बनी है? दिस इज आईजीएम। सबसे पहले बेटा आईजीएम बनी है। अगर तुम आईजीजी को देखोगे तो वो काफी बाद में बनी है, काफी बाद में बनी है। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, मेन एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आईजीएम। मान लो उसी पैथोजन ने सेकेंड टाइम आपके ऊपर अटैक कर दिया, तब हमारा क्या हुआ? ये जो आईजीजी बनी थी, या यूं कह लो मेमोरी सेल्स बने थे। ठीक है, अब ये मेमोरी सेल्स जो है खतरनाक एमनेस्टिक रिस्पॉन्स देते हैं, और ये आईजीजी का लेवल देख लो कितना खतरनाक बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो एंटीजन को ख़त्म कर देगा वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है आपका एक बार ग्राफ कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी मेनली रिस्पॉन्सिबल है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसमें कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज आईजीजी
जी, ये क्या है IgG, बस ये आप ये याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो, तो ये हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी खत्म हो गई। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कह लो, ठीक है। सो पहले हमने क्या किया था, ह्यूमोरल सिस्टम, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड immune system means CMIS, or you can say T cell immunity, या क्यों क्या क्या कह सकते हो, टी सेल इम्यूनिटी। अब इसके बारे में याद रखनी एक बात, नाम सेल मीडिएटेड, नाम से ही क्लियर है, ठीक है, और कि ये टी सेल से है। पहले हमने जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी की थी वो किसकी वजह से थी बेटा, बी सेल की वजह से। और जो सेल मीडिएटेड का मतलब क्या होता है, एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो है बॉडी का, ठीक है, मेनली जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ना, इसके अंदर हम सब पढ़ेंगे कि क्या ये बी सेल को भी हेल्प करते हैं कि वो क्या बना ले, प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाए। ये क्या करते हैं, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो डिस्ट्रॉय करती हैं सेल्स को, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो मेमोरी सेल ये खुद भी बन जाती हैं, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी टाइप की बात करेंगे, बट आपको बस क्वेश्चंस जैसे आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि टी सेल्स जो है वो कौन सी इम्यूनिटी बनाते हैं, सेल मीडिएटेड। बी सेल कौन सी इम्यूनिटी बनाते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये आपको याद रखना है, या यूं कह लो कि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं दे मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है इट इज कॉज्ड बाय द टी लिम्फोसाइट्स। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है, और इसको आप लिख भी लो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स जो है दे मीडिएट, या यूं कह लो दे प्रोड्यूस या दे कन्फर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टू योर बॉडी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ टी सेल्स। अगर बेटा आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको बताया था 4 टाइप के टी सेल होते हैं। इतने मैम लिखेगी, इतने आप एक काम करो, आप भी कमेंट बॉक्स भर दो फटाफट से कि 4 टाइप के टी सेल कौन से होते हैं। हम उन चारों को अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे, पहले आप बताओ मुझे, ठीक है। तो अगर हम टी सेल्स की बात करते हैं, सो दे आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है, यहां लिखो, हेडिंग विल बी द टाइप्स ऑफ टी सेल्स एंड their function, जिसमें जो सबसे पहला हम लिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज द, सबसे पहला कौन सा लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे, लिख लिया आपने, सबने कमेंट्स कर दिया, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, या इसको आप बोल देते हो टी एच सेल्स, या इसको हम बोल देते हैं बेटा CD4 सेल्स। ये CD4 सेल याद रखना है, जब हम एड्स की बात करेंगे तो मैं इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताऊंगी आपको। अभी आपको याद रखना है हेल्पर टी सेल्स, TH सेल्स और द CD4 सेल्स। देखो होता क्या है, मान लो कि कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आया, ठीक है, एंटीजन मतलब एक पैथोजन आपकी बॉडी में आया, वो एंटीजन आकर जो है सबसे पहले इस हेल्पर टी सेल पे अटैच हो जाएगा। वो हेल्पर टी सेल को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, सेंसिटाइज कर देगा। क्या कर देगा बेटा, सेंसिटाइज। एंटीजन आया, टी हेल्पर सेल के साथ अटैच हुआ, उसको उसने क्या किया, एक्टिवेट, दैट इज सेंसिटाइज। जो ये हेल्पर टी सेल जो सेंसिटाइज्ड हो गए हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, लिम्फोकाइंस। क्या रिलीज करते हैं बेटा, लिम्फोकाइंस। अब ये लिम्फोकाइंस क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है। लिम्फोकाइंस जो हैं बेसिकली जो किलर टी सेल्स हैं,
याद आ रहा है टी सेल्स की टाइप? हेल्पर टी सेल्स थी, एक कौन से थे? किलर सेल, या आप उनको बोल सकते हो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, ठीक है। तो ये लिम्फोकाइंस क्या करते हैं? विच आर रिलीज्ड बाय दिस हेल्पर टी सेल्स। तो ये लिम्फोकाइंस क्या करते हैं बेटा? ये जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स हैं बेसिकली उनको एक्टिवेट करते हैं कि भाई देखो पैथोजन आ रहा है, इसको मार दो। एक काम हो गया इसका ये। दूसरा ये क्या करते हैं, जो आपके बी सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करवाते हैं। बी सेल्स जो हैं उनके प्रोलिफरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बी सेल बने, एंड डिफरेंशिएशन मीन्स बी सेल से अल्टीमेटली क्या बने? प्लाज्मा सेल्स बने और मेमोरी सेल्स बने, ठीक है। तो ये लिम्फोकाइन ने क्या करवाया? ये जो बी सेल्स हैं इनका प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन करवाया। तो ये बी सेल से क्या बने बेटा? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया? एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी जो है किसके खिलाफ लड़ती है? एंटीजन के। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये टी सेल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं बी सेल को, ठीक है। समझ आई बात? क्लियर है? चलो, सो हेल्पर टी सेल्स के बारे में जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात तो ये जितने भी हम 4 टाइप के टी सेल पढ़ते हैं उनमें से सबसे ज्यादा यही होते हैं, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स जो हैं सबसे ज्यादा होते हैं इन, मतलब मोस्ट अबंडेंट का मतलब है जो 4 टी सेल्स की हम बात करें उनमें सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? आपके हेल्पर टी सेल्स होते हैं, दैट इज TH सेल्स, और यू कैन से CD4 सेल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? दे आइडेंटिफाई फॉरेन मैंने बताया था ना, बाहर के, मतलब जो हमारी बॉडी का नहीं है। सो जो भी हमारी बॉडी में कोई भी बॉडी के अंदर कोई अलग सी चीज आ जाती है, दैट इज फॉरेन बॉडी। दे आइडेंटिफाई फॉरेन बॉडीज एंड गेट्स सेंसिटाइज्ड। सेंसिटाइज का मतलब समझो आ गया बेटा, मतलब कि आप यूं समझ लो कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो सेंसिटाइज्ड आपकी हेल्पर टी सेल्स हैं, sensitized helper T cells secretes lymphocytes, ठीक है। क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? लिम्फोकाइंस। अब ये लिम्फोकाइन का फंक्शन क्या है भाई? ये लिम्फोकाइन आखिर क्या करता है? ये लिम्फोकाइन जो है बेसिकली आपके साइटोटॉक्सिक हेल्पर टी सेल्स जो हैं, सॉरी साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स हैं, उनको स्टिम्युलेट करता है। सो इट स्टिम्युलेट्स किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स जो है ना, किलर जो खत्म करेंगे, किल करेंगे, किसी चीज को किल करेंगे। तो अभी ये तो सिर्फ हेल्पर हैं, ये फॉरेन पार्टिकल को मारने का काम नहीं कर रहे। फॉरेन पार्टिकल को मारने का काम कौन करेंगे बेटा? ये किलर सेल। ये हेल्पर सेल जो है वो इन किलर सेल की हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं? इनको स्टिमुलेट कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं बेटा बाहर से कुछ आ गया, खड़े हो जाओ, उसको मार दो। सो दे आर स्टिमुलेटिंग द किलर सेल्स। तो MULAT, ठीक है। दे स्टिमुलेट द किलर टी सेल्स, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या था? दे स्टिमुलेट बी सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। बी सेल्स को प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये बी सेल्स जो हैं बेटा क्या बनाएंगे? प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे। प्लाज्मा सेल्स अल्टीमेटली क्या बनाएंगे बेटा? एंटीबॉडी विच फाइट अगेंस्ट पैथोजन। आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आपके टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स ने क्या किया? एक तो किलर टी सेल्स को बना दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने बी सेल्स की प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन करवाई। जैसे ही वो प्रोलिफरेट हुए उन्होंने क्या बनाया? ये हम कर चुके हैं, प्लाज्मा सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या करती है? फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देती है। आपको याद है एंटीबॉडी के पास क्या होती है? एंटीबॉडी के पास क्या होता है बेटा? एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको पैराटोप कहते हैं। एंटीजन के पास क्या था? एपिटोप था। दोनों कंबाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड बस्ट। क्लियर? ओके,
ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ टी सेल्स वर द हेल्पर टी सेल्स, यू कैन से TH सेल्स और द CD4 सेल्स. नाउ द नेक्स्ट वन, next type of the T cells is the cytotoxic T cells or the killer cells. Cytotoxic T cells या आप कह सकते हो इसको किलर सेल्स, और इसे बेटा हम CD8 सेल्स भी कहते हैं. आपके हेल्पर सेल्स क्या थे? CD4 थे. ये क्या है? CD8 है. ठीक है, ये CD का मतलब क्या होता है? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. CD की फुल फॉर्म होती है बेटा क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, सो बस आपको इतना याद रखना है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, किलर सेल्स और द CD8 सेल्स, इनके पास क्या है? दे हैव द कैपेसिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैपेसिटी टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके पास कैपेसिटी है ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सके. ये बेसिकली क्या करते हैं? दे जस्ट अट्रैक्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको अट्रैक्ट करते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो कर दिया, अब ये मान लो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारी बॉडी के कुछ सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया था. ठीक है, तो ये किलर सेल्स क्या करते हैं? उन इन्फेक्टेड सेल्स को भी मार देते हैं, क्योंकि वो ठीक नहीं होने वाले तो इनको मार दो. हमारी बॉडी में तो नए नए सेल बनते रहते हैं ना, तो ये किलर सेल्स क्या करते हैं? उन इन्फेक्टेड सेल्स को भी मार देते हैं. इवन जो हमारी बॉडी में इन केस अगर कोई कैंसर सेल्स बनते हैं ना, उनको भी ये मारने का काम करते हैं. देखो, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर बनता होता है, ठीक है, क्या होता है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है. हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि उन सेल्स को मारा जा सके, बट क्योंकि उनकी डिवीजन इतनी फास्ट है, हमारी बॉडी बेचारी हार जाती है, बट फिर भी अपना काम तो करती है ना, जितना मार सकती है उतना मारती है. ठीक है, सो ये किलर साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर सेल क्या करते हैं? दे जस्ट अट्रैक्ट, they attract and destroy the microorganism. ठीक है, infected cells and cancer cells. ठीक है, तो ये किस किस को डिस्ट्रॉय करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन्फेक्टेड सेल्स को और कैंसर सेल्स को. अब ये होता कैसे है? क्या करते हैं ये टी सेल्स? आखिर ये कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? ठीक है, तो जो टी सेल्स हैं, सबसे पहले इनके पास जो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, या यूं कह लो कि ये जो किलर टी सेल्स हैं, किलर टी सेल्स जो हैं, ये सबसे पहले पैथोजन के साथ बाइंड हो जाते हैं. क्या? ठीक है, क्या होते हैं बेटा? दे जस्ट बाइंड टू द इन्फेक्टेड सेल्स या पैथोजन. मैं बात कर लेती हूँ कि इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड हो गए. जैसे इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड होते हैं, दे फॉर्म, तो जो हमने पढ़ा था ना परफोरिन्स, परफोरिन्स क्या था? होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स, होल फॉर्मिंग केमिकल्स. तो ये जो जैसे ही उस इन्फेक्टेड सेल के साथ ये टी सेल बाइंड होते हैं, तो ये बहुत सारे एंजाइम रिलीज करते हैं. ठीक है, वो एंजाइम क्या करते हैं? जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी वॉल के अंदर क्या कर देता है? होल कर देता है. पहले वाला तरीका, होल किया, होल करेगा तो बाहर का पानी अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो साइज बढ़ेगा तो वो बस्ट कर जाएंगे. ठीक है, सो सबसे पहले क्या हुआ कि जो किलर टी सेल्स हैं, दे जस्ट बाइंड टू द इन्फेक्टेड सेल्स एंड, इसको ऐसे लिखो, दे सिक्रेट्स होल फॉर्मिंग केमिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? परफोरिन्स. होल फॉर्मिंग केमिकल्स जिसको हम क्या कहते हैं? परफोरिन कहते हैं. होल फॉर्मिंग केमिकल्स दैट आर कॉल्ड एज द, दे सिक्रेट्स द होल फॉर्मिंग केमिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? परफोरिन कहते हैं. ये परफोरिन क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस होल्स इन द इन्फेक्टेड सेल. सिंपल. क्या लिख सकते हो? परफोरिन क्या करते हैं? जो इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर क्या कर देते हैं? होल कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. अब देखो कैसे होता है. मान लो
कि ये मैंने एक इन्फेक्टेड सेल बना दिया, दिस इज द इन्फेक्टेड सेल, उसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब जो इन्फेक्टेड सेल है, सिंपल सी बात है भाई, उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, उसके पास प्रेजेंट होगा एंटीजन। ठीक है बेटा, उसके पास क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। अब होता क्या है, अब आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, यह है आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है, इसके पास प्रेजेंट था एंटीजन से बाइंड करने के रिसेप्टर्स। क्या थे बेटा, एंटीजन से बाइंड करने के रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर्स की हेल्प से इस एंटीजन से कर गया बाइंड। ठीक है, मान लो एक और बना देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक के साथ एक ही करेगा, ये मैंने एक और बना दिया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दिस इज द इन्फेक्टेड सेल। ये क्या है, एक इन्फेक्टेड सेल है, और इसके पास ये क्या प्रेजेंट है बेटा, एंटीजन प्रेजेंट है। और जो आपका ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इसके पास क्या है, एंटीजन रिसेप्टर्स हैं। दिस इज द साइटोटॉक्सिक टी सेल, या यूं कह लो कि ये क्या है, दिस इज द किलर सेल। क्या है बेटा, किलर सेल है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, एंटीजन से बाइंड करने के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंटीजन से बाइंड करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट थे, जो इन्फेक्टेड सेल था उस पे एंटीजन था, तो ये एंटीजन रिसेप्टर की हेल्प से इस एंटीजन के साथ बाइंड कर गया, तो ये क्या बन गई, एक स्पेसिफिक बाइंडिंग बन गई। दिस इज स्पेसिफिक बाइंडिंग। जैसे ही बाइंडिंग होती है, वैसे ही, जैसे ही बाइंडिंग हुई, ध्यान से सुनना है, वैसे ही जो आपका ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, ये रिलीज करना शुरू कर देता है क्या, एंजाइम्स। ठीक है, जैसे ही बाइंडिंग होती है बेटा, तो यहां पे रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या रिलीज होने स्टार्ट होते हैं, यहां रिलीज होने शुरू हो जाते हैं साइटोटॉक्सिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। releases cytotoxic and digestive enzymes into the infected cells, जिससे क्या हो जाते हैं, पोर, जो ये आपका इन्फेक्टेड सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इट कॉजेज द पोर फॉर्मेशन। जैसे ही पोर फॉर्मेशन होगी, वाटर विल गो इनसाइड, विल गो इनसाइड द सेल। सेल जो है आपका स्वेल कर जाता है, सेल स्वेल्स एंड बर्स्ट। सेल जो है उसके अंदर हुई स्वेलिंग और वो बस्ट हो गया। और हमें यही तो करवाना था, जो इन्फेक्टेड सेल है या चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सबको क्या करवाना था, आपको डिस्ट्रॉय करवाना था। तो आपने डिस्ट्रॉय करवा दिया, तो आपने क्या करवा दिया बेटा, डिस्ट्रॉय करवा दिया। दिस वाज द इन्फेक्टेड सेल, यहां लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छे से देखो इस डायग्राम को। हमने क्या किया, चाहे इन्फेक्टेड सेल ले लो या यूं कह लो कोई फॉरेन बॉडी थी या कोई कैंसर सेल था, तो ये हेल्पर टी सेल्स, सॉरी ये किलर टी सेल्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, ये हमने इसमें किया। ठीक है, तो किलर सेल्स ने बेसिकली क्या किया, आए, उसके पास क्या था, एंटीजन रिसेप्टर था, ये सेल के पास एंटीजन थे, दोनों ने बाइंड की। जैसे ही बाइंडिंग की, वैसे ही साइटोटॉक्सिक सी सेल्स ने क्या रिलीज करना शुरू कर दिया, साइटोटॉक्सिक
एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, या यूं कह सकते हो बेसिकली टाइप ऑफ द परफोरेंस, जिन्होंने इनमें पोर क्रिएट किए पूरी मेम्ब्रेन में, उन पोर के थ्रू पानी अंदर गया, पानी अंदर गया तो स्वेल अप हो गए, एक लिमिट है, स्वेल होने के बाद वो फट जाएंगे, वही हमें करवाना था तो वो हमने करवा दिया। सो दिस वाज द रोल ऑफ, किसका रोल था बेटा, ये रोल था आपका साइटोटॉक्सिक और द किलर सेल्स। आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बनाते हैं या नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम मेमोरी टी सेल्स। हमने दो टाइप के टी सेल डिस्कस कर लिए अभी, हेल्पर टी सेल्स एंड द किलर टी सेल। थर्ड वन इज द मेमोरी टी सेल्स। थर्ड वन कौन से हैं बेटा, मेमोरी टी सेल्स, या जिसको मेमोरी सेल्स को हम क्या कहते थे, प्राइम्ड सेल्स, मींस जिनके पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम्ड सेल्स। सो मेमोरी टी सेल्स और यू कैन से द प्राइम्ड सेल्स। अब ये टी सेल्स ये कैसे फॉर्म होते हैं, सिंपल सी बात, जैसे ही पहली बार कोई एक इन्फेक्शन हुआ, एक पैथोजन आया, तो हेल्पर टी सेल्स अपने काम शुरू कर दिया, साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स ने अपना काम कर दिया, बट साथ साथ में क्या बन गए, मेमोरी टी सेल्स भी बन गए। जैसे प्लाज्मा सेल्स वाले में बी सेल से मेमोरी सेल बने थे, ऐसे ही टी सेल से भी जो है मेमोरी सेल्स बन गए। अब ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, और मान लो कि अगर उसी से दोबारा से इन्फेक्शन होता है, अगर उसी एंटीजन से दोबारा से इन्फेक्शन होता है, तो ये फटाफट एक्टिवेट होते हैं और अब फटाफट काम करते हैं। एक तो पहली बार आए उसको तुम पहचानो, फिर कहीं जाके काम करो, बट क्योंकि हमारे पास उसकी मेमोरी थी, ये मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, फटाफट से जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को कहेंगे अरे एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है, ऐसे ये बी सेल को भी कहते हैं कि एक्टिवेट हो जाओ, तो इनका ये काम है। समझ आ रही है बात, क्लियर है? तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो कि जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड एज ए दे आर फॉर्म्ड as a result of exposure to एंटीजन। एंटीजन का जैसे ही आपकी बॉडी में आया वैसे आपकी बॉडी ने मेमोरी टी सेल तो बना लिए, उस टाइम ये कोई काम नहीं कर रहे, एंड दे रिमेन इन द लिम्फेटिक टिश्यू एंड रिमेन इन द दे रिमेन इन द लिम्फेटिक टिश्यू। और ये कहां पर रहते हैं बेटा, लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर रहते हैं। अब लिम्फेटिक टिश्यू जैसे कि एग्जाम्पल आपका स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, ठीक है, इनके अंदर ये जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये बने हैं। पहली बारी में इनका कोई काम नहीं है, जस्ट जैसे ही एक्सपोजर हुआ एंटीजन का वैसे ही एक बार बन गए, और उसके बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम में रहते, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जो पहले वाला एंटीजन था ये दोबारा आएगा तो उसको ये पहचानने का काम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सेम एंटीजन को दे कैन रिकॉग्नाइज द सेम एंटीजन इन फ्यूचर, ठीक है, दे कैन रिकॉग्नाइज किसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बेटा, वो एंटीजन जो पहले आपको अटैक किया था, ओरिजिनल इन्वेडिंग एंटीजन इवन आफ्टर ईयर्स, इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। ये मेमोरी टी सेल्स, इसमें इतनी ज़्यादा याददाश्त की पावर है और ये इतने टाइम, लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं कि तब बहुत सालों के बाद भी, मान लो आज किसी को इन्फेक्शन हुआ था तो मेमोरी टी सेल बन गए थे, बट मान लो कि वो इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी में आता है 2 साल के बाद, तब भी ये मेमोरी टी सेल्स जो हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगी, ठीक है, तब भी ये उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बेटा हमने क्या लिखा, दे कैन रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल इन्वेडिंग एंटीजन इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, पहले एनकाउंटर के सालों बाद भी ये उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे ही मान लो कि ये एंटीजन आया, फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ, मान लो कि एंटीजन दोबारा से आ गया, ठीक है, ऑन एक्सपोजर ये टी सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोलिफरेट, क्या करते हैं, दे प्रोलिफरेट इनटू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, दे cytotoxic T cells समझ आई। मान लो कि उस एंटीजन से एक्सपोजर हो गया, कई सालों बाद एक्सपोजर हुआ, तो इनको तो पता था, ये फटाफट से ये इतना डिले नहीं करते कि भाई अभी हेल्पर टी सेल के साथ आके एंटीजन जुड़ेगा, वो अपना काम शुरू करेगा। ये भी फटाफट से क्या करते हैं, ये खुद प्रोलिफरेट होते हैं, डिवाइड होना शुरू करते हैं और खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, ताकि आपकी बॉडी जो है फटाफट से काम कर सके और जो एंटीजन जिसको तुम पहले जल्दी नहीं मार पाए थे, इस बार उसको बड़े जल्दी मार दोगे। समझ आई। मेमोरी टी सेल्स का काम क्या है, तो यहां पर टी, जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं वो भी मेमोरी टी सेल बनाते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो भी मेमोरी सेल्स बनाते हैं। आई होप इतनी क्लियर है बात बेटा कि मेमोरी टी सेल्स या प्राइम सेल्स क्या है। पहली बारी में इनका कोई काम नहीं होता, दूसरी बारी के अंदर अगर सेम एंटीजन से दोबारा से इन्फेक्शन होता है, देन दे प्रोलिफरेट इनटू साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल्स एंड द सप्रेसर टी सेल्स। और कौन से बेटा, सप्रेसर टी सेल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइप ऑफ टी सेल्स, दैट इज द सप्रेसर टी सेल्स। ठीक है, सो लास्ट टाइप ऑफ द टी सेल्स इज द सप्रेसर टी सेल्स, इसको आप रेगुलेटरी सेल्स भी कहते हो। अब इसका मतलब क्या है, सप्रेस, सप्रेस क्यों करना है, हमें तो काम करवाना है। सप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। देखो, ये सप्रेसर टी सेल्स जो हैं, ये और सेल्स को, चाहे वो किलर टी सेल्स हो, उनको बताते हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है। ठीक है, क्या बताते हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है। मींस ये टी सेल्स ही हैं जो आपको हेल्प करते हैं, बताते हैं कि ये हमारी बॉडी का सेल है, दिस इज नॉट द फॉरेन सेल, इसको नहीं मारना है। तो सप्रेसर टी सेल का काम क्या होता है, दे जस्ट सप्रेस द साइटोटॉक्सिक टी सेल। सप्रेस का मतलब है कि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, फॉरेन पार्टिकल्स को पहुंचाए बट हमारी बॉडी को ना पहुंचाए। सिंपल सी बात है, नाम से ही क्लियर होना चाहिए। सप्रेसर मतलब सप्रेस करना है, किसको सप्रेस करना है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को बनने में ना करना है। मतलब अगर कोई पैथोजन नहीं है, मान लो कि पैथोजन नहीं है, ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम तो है मारना, उसका काम क्या है, मारना, किलर सेल्स हैं। तो उस टाइम पे ये जो सप्रेसर टी सेल है, ये उनको सप्रेस करके रखते हैं कि भाई अभी कोई फॉरेन पैथोजन नहीं है, अभी तुम बन के क्या करोगे, बॉडी के सेल थोड़ी खत्म करने हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन काम करेगा बेटा, सप्रेसर टी सेल्स। तो सप्रेसर टी सेल के बारे में आप क्या लिख सकते हो, दे आर कैपेबल ऑफ सप्रेसिंग द फॉर्मेशन ऑफ, लिख दो, कैपेबल ऑफ suppressing the formation of cytotox cyto they are capable of suppressing the formation of cytotoxic and हेल्पर टी सेल्स। ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल्स की फॉर्मेशन को रोकते हैं। दे ऑल्सो इनहिबिट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ओन सेल। also inhibit the immune system
फ्रॉम अटैकिंग ऑन सेल। समझ आ रही है बेटा सप्रेसर का काम क्या है? सिंपल सी बात है भाई, ये हमारी इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि ये हमारी बॉडी है, ये फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है, फॉरेन सेल्स नहीं है, इनको नहीं मारना है। जब फॉरेन सेल आएंगे तभी तुम एक्टिवेट होना, तभी तुम मारना, ठीक है। तो सप्रेसर सेल का काम है दे जस्ट सप्रेस द साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर टी सेल्स, अगर कोई पैथोजन नहीं है, ताकि ये हमारी बॉडी को ही नुकसान ना पहुंचा दे। तो हमने बेटा 4 टाइप के टी सेल्स कर लिए, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 4 टाइप के टी सेल किए, कौन से किए हमने? फर्स्ट टी सेल्स। टी सेल से सबसे पहले आपको क्या मिलती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहां पर जो है एंटीबॉडी नहीं बन रही है, समझना। जब एंटीबॉडी नहीं बनती है तो टी सेल्स जो है तब वो एक्टिवेट रहते हैं। मतलब बेसिकली टी सेल्स जो हैं आपको प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमने बात की टाइप ऑफ टी सेल्स, उनके फंक्शन क्या थे। सबसे पहले हमने बात की थी हेल्पर टी सेल्स की, जिनको CD4 सेल्स भी कहते हैं। देन हमने बात की बेटा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, किलर सेल्स भी कहते हैं या CD8 सेल कहते हैं। फिर हमने बात की थी किसकी? सप्रेसर टी सेल्स की, और बीच में हमने बात की थी बेटा मेमोरी टी सेल्स की। आई होप सबका फंक्शन क्लियर है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टी सेल से आपको क्या मिलती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, ठीक है। ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये ही हेल्प करती है आपको, या ये एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और कैसे होती है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। अब इसी के अंदर आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हुआ? मान लो कि किसी भी कोई एक पेशेंट है, उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी डैमेज हो गई, ठीक है। अब किडनी डैमेज हो गई तो उसका ऑफ कोर्स आपको पता है कि उसका हम क्या करते हैं बेटा? डायलिसिस करते हैं। बट डायलिसिस जो है कोई परमानेंट क्योर तो हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना? उसका परमानेंट क्योर है, अगर किसी की दोनों किडनी फेल हैं तो उसका परमानेंट क्योर क्या है? कि आपको एक डोनर मिले और उससे आप किडनी को उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दो। तो क्या आप किसी भी डोनर की, मतलब कि आज मैं कहती हूँ किसी को कि चलो मैं तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट दे देती हूँ, तुम अपना ट्रांसप्लांट कर लो, क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो अपने और पराये में डिफरेंस कर सकती है। आवर बॉडी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। ऊपर से हमने अभी अभी क्या किया है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की है। मीन्स जैसे ही हमारी बॉडी में कुछ अलग चीज आती है तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, हमारे टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम तो फॉरेन चीज हो, तुम्हें हम मार देंगे, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड ऑल्सो दिस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ग्राफ्ट रिजेक्शन। कि आपने कोई भी ग्राफ्ट दिया है, क्या चाहे स्किन की ग्राफ्टिंग की है, चाहे कोई ऑर्गन की ग्राफ्टिंग की है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस रिजेक्शन से कैसे बचा जाए? तो जो आपका डोनर है, जो आपको चीज दे रहा है, ठीक है, और आपकी किडनी खराब है, आपने किडनी को लेना है, तो आप क्या हो? रेसिपिएंट हो। जो आपको किडनी दे रखा है, ही इज अ डोनर। तो डोनर और रेसिपिएंट की आपको करवानी पड़ेगी मैचिंग। अब किस चीज की मैचिंग करनी है? एक तो सबसे बड़ी बात, सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी है। उसमें आप सब मैच करोगे, AB ग्रुप सब ये करोगे, RH भी करोगे, सब हर चीज की मैचिंग करोगे। फिर दूसरा होता है बेटा टिश्यू मैचिंग। क्या होता है? टिश्यू मैचिंग। उस टिश्यू मैचिंग का मतलब होता है HLA मैचिंग, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। हर जो आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ल्यूकोसाइट्स के सरफेस पे जो एंटीजन है, बेसिकली यूं मान लो कि प्रोटीन के कुछ रिसेप्टर्स हैं, यूं मान लो, ठीक है। ये बनाने का काम जो है कौन करता है? आपका बॉडी में जीन्स करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, किसी की भी HLA कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है, पूरी नहीं हो सकती। पूरा का पूरा HLA मैच कब कर सकता है? सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में। याद है ना आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बने थे? जो मोर्यूला जब वो बाहर निकलता था कैप्सूल से, तब उसमें से कुछ सेल्स लीक हो जाए, दैट वर द आइडेंटिकल ट्विंस। तो उनका तो बिल्कुल जीन स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। तो आइडेंटिकल ट्विंस में ग्राफ्टिंग इज वेरी इजी और मोस्ट फेवरेबल वही है। बट होता क्या है,
हम क्या करते हैं, HLA की मैचिंग करते हैं। तो जो डोनर आपको दे रहा है, तो हम कहते हैं क्लोज रिलेटिव जितना होगा उतना ठीक रहेगा, क्योंकि जीन कहीं ना कहीं थोड़े से सिमिलर रहते हैं, है ना, पता लग जाता है हमें। तो अगर जितना HLA जितना ज़्यादा मैच कर जाएगा, पूरा तो करेगा नहीं, जितना ज़्यादा मैच कर जाएगा उतना ही ग्राफ्ट रिजेक्शन का खतरा जो है वो कम हो जाता है, उतना ही ग्राफ्ट रिजेक्शन का खतरा जो है वो कम हो जाता है। इवन सब कुछ मैचिंग करने के बाद भी हम पेशेंट्स को जो है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पर रखते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स अगर आपको याद हो 11 थोड़ी सी याद हो, तो उसमें आप करते हो कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं दे आल्सो एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको कहते हैं बेटा तुम थोड़ी शांति रखो, एक नई चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। तो काफ़ी लंबे टाइम तक जिन लोगों को ग्राफ्ट दिया जाता है, जो रेसिपिएंट होते हैं, उनको चाहे बहुत ही अच्छी मैचिंग हो फिर भी आपकी बॉडी के लिए एक नई चीज़ नई ही है ना, वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए ड्रग्स देते हैं, दैट आर कॉल्ड द इम्यूनोसप्रेसेंट्स। क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है। चलो इस चीज को लिख दे। सो आवर बॉडी एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। लिखो ये पॉइंट। body's ability to differentiate between self and non-self and CMI क्या था बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी is responsible for ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हमें अगर किसी को ग्राफ्ट देना है तो हमें मैचिंग करनी पड़ेगी। किसकी मैचिंग करनी पड़ेगी बेटा, डोनर और होस्ट की, सॉरी डोनर और रेसिपिएंट की जो है मैचिंग करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें किसी को ग्राफ्ट देना है सो देयर विल बी रेसिपिएंट एंड डोनर मैचिंग। अगर आपको ग्राफ्ट देना है तो रेसिपिएंट डोनर मैचिंग, रेसिपिएंट और डोनर की मैचिंग करनी है, जिसमें फर्स्ट आपको क्या करना है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग करनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, टिश्यू मैचिंग, दैट इंक्लूड्स HLA, जो कि क्या इंक्लूड करता है बेटा, HLA इंक्लूड करता है। और HLA की फुल फॉर्म आप लिख सकते हो यहां पर, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है जो कि कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स पता है अब आपको, व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स, WBCs। क्लियर है ना इतनी बात तो, ठीक है। तो ये मैचिंग करनी है, और ये मैचिंग जितने से ज्यादा हो जाए दैट विल बी बेनिफिशियल टू द पेशेंट, उसको रिजेक्शन का खतरा जो है उतना ही कम रहेगा, ठीक है। एक बार एक पॉइंट और लिख लो बेटा, पेशेंट्स विद organ transplants are kept on immunosuppressants for long time। इम्यूनोसप्रेसेंट्स एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो,
लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखते हैं ताकि वो आपकी बॉडी जो है थोड़ा अडेप्ट कर ले, उस चीज को अपना ले और आप एक नॉर्मल सी लाइफ जो है वो जी पाए। ठीक है बेटा, तो आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई है कि हम क्या कर रहे थे। हमने किया था आपकी इम्यूनिटी स्टार्ट की, जिसमें हमने आपको बताया कि व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट में हमने क्या बताया था, बैरियर्स लाइक फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड द साइटोकाइन बैरियर। फिर हमने किया बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने आपको बताया व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंड विच ऑल एंटीबॉडीज। एक्वायर्ड का मतलब ही क्या है कि एंटीबॉडी काम करने वाली है, या यूं कह लो आपकी बॉडी जो है काम करी आफ्टर बर्थ। जो आपको इम्यूनिटी मिल रही है दो टाइप से मिलेगी, बी सेल के थ्रू एंड टी सेल के थ्रू। टी सेल के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। 4 टाइप के सेल हैं जो हमने आज डिस्कस कर दिए। ठीक है, उससे पहले हमने बी सेल वाली इम्यूनिटी दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी थ्रू द एंटीबॉडी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर थी बेटा। अब एक चीज और समझना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो आपकी अब 2 टाइप की होती है। वन इज द एक्टिव इम्यूनिटी एंड व्हाट इज द पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो आप उसको कह सकते हो कि भाई ये भी 2 टाइप्स की है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये भी 2 टाइप की है। कौन से 2 टाइप की है बेटा, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। देखो, है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब क्या था बेटा, जो आपको आफ्टर बर्थ मिलती है, जो बर्थ के बाद आपको मिली है, जो आपने अपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर की है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, बट ठीक है, अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। वन इज द एक्टिव एंड व्हाट इज द पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या है, एक्टिव का मतलब ये है कि मान लो आज आपको कोई डिजीज हुई, जैसे आपने सुना होगा मीजल, मम्प्स, मम्प्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कन्फेड कहते हैं, जहां पर आपके ये जो दोनों सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ना, पैरोटिड ग्लैंड बेसिकली होते हैं, जो उनकी क्या होती है, एनलार्जमेंट हो जाती है। अब ये जो मम्प डिजीज है ये इंसान को एक ही बार होती है लाइफ टाइम में। ठीक है, तो उसके बाद आपने उस एक बार हुई, ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं होगी। मींस आपकी जो बॉडी है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसने उसके लिए मेमोरी बना लिया, अब आपको दोबारा नहीं होने वाली है। ठीक है, सो वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। मींस एक पैथोजन आपकी बॉडी में गया, उसके बाद आपने इम्यूनिटी डेवलप की, एंटीबॉडीज डेवलप की, मेमोरी सेल्स डेवलप किए। ठीक है, दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। इसके अंदर आप वैक्सीनेशन की बात ले लो, जैसे अब हमारी वैक्सीनेशन है, आपको टीबी के लिए वैक्सीन लगती है। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन लगती है आपको, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, जो टीबी के लिए होती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे ही वैक्सीन किसी बच्चे को लगती है, जब वैक्सीन जो छोटे होते तभी लगती है ना मेनली, तो वैक्सीन जब बच्चे को लगती है तो डॉक्टर एडवाइजेस कि भाई बच्चे को 1-2 दिन फीवर आएगा। क्यों आएगा भाई, वैक्सीन का मतलब है कि ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया से होती है बेटा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। ठीक है, जब आप वो बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर करेगा, वैक्सीन का मतलब है आपने उस इंसान को, उस बच्चे को दिया वही बैक्टीरिया है, लेकिन अब जो आपने बैक्टीरिया दिया है या तो वो किल्ड है, उसका जस्ट एक छोटा सा प्रोटीन पोर्शन दे दिया, या एटीन्यूएटेड है, मतलब वीकंड है, वीक है, डिजीज कॉज नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। ठीक है, बट जैसे ही आपकी बॉडी में आपने वैक्सीन दी, चाहे वो किल्ड था, चाहे वो एटीन्यूएटेड था, वो डिजीज आपको कोज नहीं कर सकता, बट आपकी बॉडी जो है रिएक्शन दिखाएगी, आपकी बॉडी रिएक्शन दिखाएगी, आपकी बॉडी जो है क्या करेगी, बी सेल एक्टिवेट होंगे, आपकी बॉडी प्लाज्मा सेल्स के थ्रू एंटीबॉडी बनाएगी और वहीं उस टाइम पे बन जाएगी मेमोरी। तो क्या हुआ, वैक्सीनेशन के थ्रू आपने उस इंसान को उस बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस करवा दिया, आपने उस बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब वो बैक्टीरिया आपके लिए कोई अनजान नहीं है, उसके लिए आप अपनी बॉडी में मेमोरी बना चुके हैं। ठीक है, अगर इन केस वो दोबारा से आता है तो आपको टीबी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपके मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होंगे, उसको मार देंगे।
दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी, कि पैथोजन गया, उससे आपकी बॉडी एक्टिवेट हुई। तो फिर पैसिव इम्यूनिटी क्या है? व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है बेटा कि आपको डायरेक्ट ही एंटीबॉडी दे दी गई। एक्टिव में आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी खुद से बनाई, यहां पर आपको एंटीबॉडी दे दी गई। कैसे दे दी गई? देखो, जब बच्चा मदर का दूध पीता है, कोलेस्ट्रॉम जो फर्स्ट मिल्क होता है, हमने उसमें बताया कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। कौन सी? सिक्रीटरी एंटीबॉडी, दैट वाज IgA प्रेजेंट होती है। जैसे बच्चे ने दूध पिया, डायरेक्ट आपकी बॉडी में क्या गई बेटा? एंटीबॉडी गई, तो आपको इम्यूनिटी मिल गई। आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी नहीं बनाई है, आपने उसको एंटीबॉडी दे दी डायरेक्ट लड़ने के लिए, पैसिव इम्यूनिटी। प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के बॉडी में गई IgG, प्लेसेंटा को ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि उसका स्मॉल साइज है। पैसिव इम्यूनिटी, डायरेक्ट एंटीबॉडी गई ना। सिमिलरली आपको सांप ने काट लिया, स्नेक बाइट हो गई, तब आपको क्या देते हैं बेटा? एंटीविनम देते हैं। वो जो एंटीविनम, ये जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं ना, दे आर बेसिकली सीरम, और इन सीरम्स के अंदर क्या है? एंटीबॉडीज हैं। क्या है? एंटीबॉडी। तो जब आपको एक सांप काटता है, तब आपको एंटीविनम सीरम दिया जाता है, दैट ऑलरेडी कंटेन एंटीबॉडीज। तो आपको डायरेक्ट एंटीबॉडी दी गई फाइट करने के लिए। ठीक है। सिमिलरली मान लो किसी को टेटनस हो जाता है, तो आपको याद रखना है, देखो टेटनस के लिए क्या कहते हैं कि जैसे आपको कोई चोट लगे, भाई टेटनस का इंजेक्शन लगवाओ। क्या होता है उस इंजेक्शन में? उसमें डायरेक्ट आपको एंटीबॉडी दी जाती है बेटा। क्या दी जाती है? एंटीबॉडी। तो दैट इज द एंटी सीरम, एंटी टेटनस सीरम। समझ आई? समझ आई कि एक्वायर है, मिली आपको बर्थ के बाद ही है, बट कैसे मिली? क्या आपको डायरेक्ट एंटीबॉडी दे दी गई, या आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई? अगर आप बनाओगे तो वो एक्टिव है, अगर आपको बाहर से डायरेक्ट एंटीबॉडी दी तो वो पैसिव है। दोनों बातें क्लियर हैं? चलो अब लिख लेते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं बात करती हूं एक्टिव इम्यूनिटी की, तो यहां पर क्या होता है? जो होस्ट है, होस्ट मतलब आप, होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस। होस्ट जो है उसको एक्सपोज किया जाता है एंटीजन से। ठीक है। यहां पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होता है? स्लो होता है, धीरे धीरे होगा बेटा। पहली बार तो धीरे ही होता है ना, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो स्लो है। बाद उस टाइम पे वो क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी, साथ में मेमोरी सेल बनाएगी। तो सेकेंड टाइम जब एक्सपोजर होगा तब होगा हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स, है ना। सो फर्स्ट होस्ट इज एक्सपोज टू द एंटीजन। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है क्या होता है? स्लो होती है। इट टेक्स टाइम टू गिव फुल इंटेंसिफाइड So it is slow and take times to give the full intensified या effective response। ठीक है। लेकिन अब जो पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, यहां पर जो है बॉडी को क्या दिया जाता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन। Here ready-made antibodies are given टू पर्सन। एक पर्सन को, जिसको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उसको डायरेक्ट रेडीमेड बाहर से बनी हुई एंटीबॉडी दे दी जाती हैं। ठीक है। और आपको याद रखना है कि यहां पर मेमोरी सेल नहीं बनते, memory cells are not formed here। यहां मेमोरी सेल नहीं बनेंगे, बट इसके अंदर बनेंगे। यहां पर एंटीजन है। मेमोरी सेल सिर्फ तभी बनेंगे जब आपकी बॉडी में एंटीजन जाएगा, जब आपकी बॉडी में पैथोजन जाएगा। पैथोजन नहीं गया तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, तो मेमोरी सेल नहीं बनेंगे। तो वहां पर जहां आप पैसिव के अंदर आप डायरेक्ट एंटीबॉडीज दे रहे हो बेटा, वहां पर जो है मेमोरी सेल नहीं बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? इट इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड
मतलब जब आपने दिया तब तक ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपको टेटनस हुआ था, ठीक है, आपने एंटी टेटनस दे दिया था, सीरम दे दिया एंटीबॉडी, तब तक तो ठीक है। मान लो 10 दिन बाद फिर से चोट लग गई है भाई, तो ये खत्म हो गई एंटीबॉडी, तो आपको फिर से देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर अगर आपको कोई चोट कोई डिजीज हुई थी तो उसके लिए आपके मेमोरी सेल बन गए थे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? ये क्लियर है बेटा? ठीक, ओके, ऑल क्लियर। अब हम बात करेंगे इस एक्टिव और पैसिव की, तो आपको आई थिंक समझ आ गया कि क्या होता है, लेकिन इस एक्टिव और पैसिव की फर्दर भी एक डिवीजन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, वो जो हमने वहां लिखा था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, वो यहीं लिख देते हैं बेटा, और फिर उसे हम फिर से डिवाइड कर देंगे। अभी देखना है मैंने क्या लिख रही हूं। एक्टिव को फिर से मैं 2 में डिवाइड कर रही हूं बेटा, और क्या होगा? दिस इज नेचुरली एक्वायर्ड, एंड दूसरी हो जाएगी आपकी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। ठीक है, यहां पर भी सिंपल लिख दो, नेचुरल और यहां पर हो गया आर्टिफिशियल। नेचुरल हो गया और वहां पे भी हो गया आर्टिफिशियल। एक्वायर्ड लिख दो यार साथ में। समझना, क्या समझना? देखो देखो बेटा, सिंपल सी बात है। पहले हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये आपको समझ आ गया था, एक्टिव का मतलब है वो इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी, जो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, पैथोजन आएगा, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, आपकी बॉडी मेमोरी सेल बनाएगी, यही इसका काम है। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे मैंने आपको मम्स का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मम्स का एग्जाम्पल दिया था। अब मम्स एक बार इंसान को होता है, अगली बार उसने क्या कर लिया, मेमोरी बना ली, तो दोबारा नहीं होगा। मम्स हो गई, मीजल्स हो गई, ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, एक बार इन्फेक्शन होता है और फिर बॉडी खुद से क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है, दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। बट ये तो हो गया नेचुरली एक्वायर्ड। नेचुरली आपको एक इन्फेक्शन हो, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, मेमोरी सेल बनाई, आपको इम्यूनिटी मिल गई। इसी में मैंने लिखा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। तो बेटा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड का मतलब है कि आपने वैक्सीनेशन करवाई, आपने वैक्सीन दी, उस वैक्सीन की हेल्प से आपने जानबूझकर उसके बॉडी के अंदर क्या दिया था, एंटीजन दिया। चाहे वो एंटीजन, चाहे वो पैथोजन कितना ही वीक क्या क्यों ना हो, दिया तो आपने था। नेचुरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ ना, आपने दी थी वैक्सीनेशन। तो जैसे ही आपने उसको वैक्सीनेशन दी, आपकी बॉडी ने फिर से क्या किया, एंटीबॉडीज बनाई और मेमोरी सेल बनाए। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा दोनों का मतलब क्या है। नेचुरली एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रीचेस द बॉडी थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रीचेस द बॉडी थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। एक नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और आपकी बॉडी को क्या मिल गया बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गया, उसका पैथोजन मिल गया। सो अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी बेटा, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स याद रखना, जब भी मेमोरी सेल है मीन सब्सिक्वेंट अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें एक्टिवेट हो जाएगा, सो मेमोरी सेल बनेंगे। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी, दिस इज द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो गई। एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो बेटा,
जैसे मैंने एक तो आपको बताया, मम्प्स का इन्फेक्शन हो गया, मीजल्स हो गया, ठीक है, मम्प्स हो गया, मीजल हो गया, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स लिख दो। चिकन पॉक्स पता है ना आपको, होता है तो एक ही बार होता है, कहते हैं ना एक बार आ गई, अभी एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, जिसमें हमें क्या देना है, वैक्सीन देनी है। क्या देनी है बेटा, इसके अंदर हमें क्या देनी है, वैक्सीन, बाय वैक्सीन। ठीक है, बाय वैक्सीन। अब वैक्सीन के थ्रू हम क्या देते हैं, एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड मीन्स वीकेंड और killed pathogen is given to activate the immune system। अब इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, इसमें आप बहुत सारी वैक्सीन लिख सकते हो, अभी हम एक लिख देते हैं, BCG वैक्सीन। अभी मैं आपको काफी सारी वैक्सीन, जब वैक्सीनेशन करेंगे तो मैं आपको काफी सारी लिखवाऊंगी, OPV वैक्सीन होती है, MMR देते हैं, ठीक है, DPT देते हैं, ये सब वैक्सीन होती हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे करेंगे। अभी बस आप समझ लो कि एक्टिव इम्यूनिटी भी जो है आपकी बॉडी को दो टाइप से मिल सकती है, एक तो होता है नेचुरल आपको इन्फेक्शन हो उससे, एक दूसरा होता है वैक्सीन के थ्रू वो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दे रहे हैं और हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और मेमोरी सेल बनाएगा। दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी, टू टाइप्स, नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। आई होप क्लियर है सबको। चलो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी में। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर नेचुरली एक्वायर्ड, नेचुरली एक्वायर्ड क्या होता है बेटा, फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, मदर से फीटस को मिला है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आ जाएगा थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू आपको कौन सी एंटीबॉडी मिल जाती है, IgG। सेकंड आएगा बेटा थ्रू कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम के आपके को से आपको क्या मिलती है, IgA एंटीबॉडी। सिंपल सी बात है, आपको एंटीबॉडी मिल गई, आप इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम आर्टिफिशियली एक्वायर्ड की बात करें, अगर हम बात करते हैं बेटा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, मैंने आपको बताया वहां आपको डायरेक्ट बाहर से आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज दी जाएंगी। ठीक है, अब बाहर से आपको एक्सटर्नली एंटीबॉडीज दी जाती हैं, यहां पर एक्सटर्नल एंटीबॉडीज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम। ठीक है, यहां पर आपको बाहर से ही एंटीबॉडी दी गई कि भाई इन्फेक्शन हो गया, हम वेट नहीं करेंगे कि बॉडी एंटीबॉडी बनाए, आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए, हम बाहर से ही क्या दे देंगे उसको, एंटीबॉडीज दे देंगे। और वो एंटीबॉडी जिस फॉर्म में दी जाती है दैट इज कॉल्ड द एंटी सीरम। इसको क्या कहते हैं बेटा, एंटी सीरम कहते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल जो है एंटी सीरम के कौन से लिख सकते हो, फर्स्ट वन इज द एंटी टेटनस सीरम, देन एक होता है बेटा एंटी रेबीज सीरम। जब आपको कोई डॉग बाइट कर जाते हैं, स्ट्रे डॉग बाइटिंग हो जाती है, तो आपको रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, दैट इज एंटी रेबीज सीरम। उसमें डायरेक्ट ही क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, एंटी टेटनस, एंटी रेबीज। उसके अलावा आप इसके अंदर लिख सकते हो, टेटनस का हो गया, रेबीज का हो गया, एंटी विनम सीरम फॉर
स्नेक बाइट। जब आपको सांप काट जाता है तब आपको क्या दिया जाता है? एंटीविनम सीरम दिया जाता है, एंटीविनम सीरम अगेंस्ट द स्नेक बाइट, एंटीविनम या एंटीविनम सीरम कुछ भी कह लो। उसके अलावा कई बार क्या होता है, वैसे तो बच्चों को डिप्थीरिया के लिए वैक्सीनेशन मिलती है, बट इन केस वैक्सीनेशन का असर नहीं हुआ और बच्चे को डिप्थीरिया हो गया, या ऐसा बच्चा जिसको वैक्सीनेशन मिली ही नहीं और उसको डिप्थीरिया हो गया, एंड डिप्थीरिया इज कॉल्ड एज, हिंदी में कहते हैं उसको हम गलघोंटू। तो बेटा डिप्थीरिया क्या होता है? जो आपका थ्रोट होता है ना बच्चे का, वहां पर एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, और वो मेम्ब्रेन क्या करती है, आपको सांस नहीं लेने देती। आपको ऐसा लगता है उस बच्चे को कि उसका गला कोई दबा रहा है, और ये इतनी सीवियर होती है कि मतलब इसमें लिविंग बचने के चांस बड़े कम होते हैं। क्योंकि देखो, आप बच्चे को एक इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, डॉक्टर तो हमेशा यही समझेगा कि इसको वैक्सीनेशन मिली थी, उसे थोड़ी पता कि आप इतने ज़्यादा वो थे इलिटरेट कि आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, है ना। कि जब तक डॉक्टर समझ पाए कि इसको डिप्थीरिया हुआ है तब तक बच्चे की डेथ हो जाती है। वेरी वेरी डेंजरस। तो ऐसे ही डिप्थीरिया का भी क्या है, अगर पता लग जाता है, ऑन टाइम पता लग गया, तो आप उसको सीधा क्या देते हो? एंटीबॉडीज देते हो। तो उसको क्या कहते हैं? एंटी डिप्थीरिया एंटी सीरम। आई होप क्लियर है ये बातें बेटा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है दो टाइप की है, एक्टिव एंड द पैसिव। अब वो एक्टिव भी कैसे मिली आपको, पैसिव कैसे मिली, उस हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर है? पैसिव का मतलब है सीधा आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डाली गई हैं, एक्टिव का मतलब है आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो उसके बाद कुछ है बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, आपका होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चंस हैं ये सब, जो आप बेटा करके लाएंगे, और इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे जो आप करोगे। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम करने वाले हैं व्हाट इज वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, आपको कौन सी वैक्सीन देते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ वैक्सीन कौन सी होती है। फिर हम करेंगे उसके अंदर आपका ऑटो इम्यून सिस्टम, व्हाट इज एलर्जी, ये सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, इम्यूनिटी को अच्छे से समझिए। हल्का सा कंफ्यूजिंग है बट हमने कोशिश की है पूरा आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।